आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ टाइम से एक ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है, यूं कहिए कि कुछ टाइम से पिछले 1-2 साल से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसमें सिमिलैरिटी ये होती है कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक केस हमारे सामने आया था श्रद्धा और आफताब का, जिसमें श्रद्धा वॉकर के कई टुकड़े कर कर महरौली के जंगल में फेंक दिए थे उसके आशिक ने, या यूं कहिए उसके फ्रेंड ने। इसके बाद मुंबई से एक और केस निकलकर के सामने आया जो था सरस्वती वैद का, जिसके टुकड़े किए उसके प्रेमी ने और कुकर में पकाकर कुछ कुत्तों को खिलाए और कुछ फेंके जंगल में। तो ऐसे ही जब केस सामने आते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब ये आखिरी केस होगा, या फिर उस केस की गूंज कुछ महीनों तक रहती है और फिर दूसरा केस निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। जब कोई ऐसा केस सामने आता है तो फिर नए कानून बनाए जाते हैं, नई चीजें सामने आती हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक नया केस निकलकर सामने आ जाता है। श्रद्धा वॉकर जैसा फिर से एक और केस सामने आया है, और ये केस है झारखंड का। झारखंड का एक इलाका पड़ता है खूंटी, और इसी खूंटी जिले में कुछ लोग बैठे हुए, जैसे अभी थोड़ा सा ठंड का टाइम है तो हाथ वगैरह सेक रहे थे, कुछ अलाव जला रखा था। और जनरली ऐसा होता है कि गांव के लोग कुछ बाहर निकलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जब ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी एक व्यक्ति की नजर दूर खड़े एक कुत्ते पर पड़ती है, और वो कुत्ता कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर खाने की कोशिश कर रहा था, उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। अब दूर से जब वो व्यक्ति देखता है तो उसको कुछ अच्छा सा नहीं लगता, वो देखकर विचलित हो जाता है, और वो कुछ समझ पाता तभी अपने साथियों से कहता है कि जो कुत्ता कुछ मांस का टुकड़ा सा खा रहा है, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, क्यों ना पास चलकर देखा जाए कि आखिर क्या चीज है। जब सभी लोग उठकर वहां तक जाते हैं तो उन सभी के लोग देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, और देखते हैं कि उस कुत्ते के जो मुंह होता है उसके मुंह के अंदर एक हाथ है, मानव हाथ। अब जब गांव वाले ये चीज देखते हैं तो फौरन ही पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है, उस कुत्ते को भगाकर उस हाथ को छीन लिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस उस हाथ को अपनी कस्टडी में लेती है, इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि जब हाथ मिला है तो और भी बॉडी के टुकड़े यहाँ पर होंगे, क्योंकि खाली हाथ मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता, और कुछ ना कुछ घटना यहाँ पर अंजाम दी गई है। क्योंकि जहाँ खूंटी जिले पर जहां पर ये गांव वाले बैठे हुए थे उससे थोड़ी सी दूर पर घना जंगल था। अब जंगल की जब तलाशी ली जाती है, कुछ टुकड़े और मिलते हैं छोटे छोटे, उनको फॉलो किया जाता है, उनके साथ साथ चला जाता है, तो देखते हैं कि आगे जाकर एक छोटा सा गड्ढा है, और उस गड्ढे के ऊपर भी कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, उस मिट्टी को कुरेद रहे होते हैं। जब उनको भगाया जाता है और उस गड्ढे को खोदा जाता है तो देखते हैं कि उसमें किसी लाश के कई सारे टुकड़े दफन है, और वो लाश एक महिला की है। अब पुलिस ये देख करके समझ जाती है कि किसी ने हत्या करके और उस बॉडी के टुकड़े करके यहाँ पर गड्ढे में दफन किए हैं। अब पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, काफी सारी टीमें गठित की जाती हैं और पूरे ही जंगल को सर्च करना शुरू कर दिया जाता है। जब जंगल की तलाशी ली जाती है तो देखते हैं कि वहां पर एक बैग भी मिला है कुछ दूरी पर। उस बैग को जब खोला जाता है तो उसमें एक महिला के कपड़े होते हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक आधार कार्ड मिलता है। जब आधार कार्ड मिलता है तो उसमें एड्रेस होता है रांची का, यानी झारखंड का ही एक एरिया पड़ता है रांची, वहां की ये लड़की होती है। अब इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था, इस आधार कार्ड को देखकर, कि कहीं ये लाश उसी महिला की तो नहीं है। तभी उसके एड्रेस पर और उसके नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है। जब पुलिस उस लड़की के कांटेक्ट नंबर पर कॉल करती है तो उधर से लड़की की माँ फोन उठाती है, और माँ से पूछा जाता है कि जो आधार कार्ड है, ये लड़की है, ये कौन है आपकी? तो माँ बताती है कि ये मेरी बेटी है, और ये तमिलनाडु में गई हुई है, अपनी जॉब कर रही है। 24 तारीख को ये आने वाली थी रांची वापस, लेकिन अभी तक आई नहीं है। घर वाले को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे खूंटी के जंगल में एक बॉडी मिली है, आप आ जाइए, और उस बॉडी के पास में ही कुछ दूरी पर ये आपकी बेटी का आधार कार्ड मिला है, तो एक बार पहचान कर लीजिए, शिनाख्त कर लीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं है। पुलिस वालों के कहने पर वो माँ आ जाती है उस जगह पर, और जब देखती है तो बिलबिला उठती है, क्योंकि वो लाश जो थी उसकी बेटी की ही थी, जिसके आने का वो घर पर इंतजार कर रही थी। अब पुलिस वाले उस माँ से पूछते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है, कोई डाउट है कि किसने ये काम किया होगा?
तो माँ कहती है कि मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ लिव इन में तमिलनाडु में रह रही थी, और उस लड़के का नाम होता है नरेश भेंगरा। नरेश भेंगरा जो कि खूंटी जिले का ही रहने वाला होता है। खूंटी जिले में जोरदाग एक जगह पड़ती है, वहीं पर ये लड़का रहता है, और इसी जोरदाग जंगल में ही ये लाश भी मिली थी। अब पुलिस जब नरेश का नाम सुन लेती है तो नरेश के घर जाती है तफ्तीश के लिए, उसको पूछताछ के लिए, लेकिन नरेश उस टाइम घर पर नहीं मिलता। अगले दिन जब पुलिस दोबारा जाती है तो नरेश पुलिस के हाथ लग जाता है। इधर जब नरेश भेंगरा को अरेस्ट किया जाता है तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था 3 साल पहले। नरेश अपनी नानी के यहाँ जाया करता था, रांची। रांची में नरेश की नानी का घर था, और इधर जो लड़की थी उसका भी घर था। नानी के घर आते जाते नरेश को ये लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और जब नरेश इस लड़की के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि लड़की बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है, घरेलू लड़की है। जब नरेश सबसे तारीफें सुनता है तो उसका मन मोहित हो जाता है, और वो सोचता है कि क्यों ना इस लड़की से बातचीत की जाए, इससे बातचीत आगे बढ़ाई जाए और इससे मैं शादी भी कर लूं। तभी उसके कुछ दोस्त उस तक ये बात पहुंचाते हैं, लड़की तक, उसके रिश्तेदार जो ननिहाल वाले होते हैं, और लड़की भी मान जाती है। दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है, दोनों ही साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इधर जो लड़की थी उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसको जॉब के लिए भी कहीं जाना था, तो उसकी जॉब की पोस्टिंग हो जाती है बेंगलोर। लड़की बेंगलोर चली जाती है। इधर नरेश भी जो था वो अपने काम स्टार्ट करना चाहता था, तो उसने चिकन का काम के लिए तमिलनाडु चला जाता है। यानी दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब दोनों ही परेशान रहते हैं कि किस तरह से मिलें, किस तरह से एक साथ रहें, किस तरह से बातचीत हो। तभी जो लड़की होती है वो अपना ट्रांसफर बेंगलुरु से तमिलनाडु करा लेती है, क्योंकि कुछ टाइम बेंगलुरु में जॉब करती है और उसके बाद उसका ट्रांसफर तमिलनाडु हो जाता है। अब जब तमिलनाडु में ट्रांसफर हो जाता है, दोनों ही नरेश भी और वो लड़की भी एक ही शहर में आ जाते हैं, तो दोनों ही आपस में सहमति देते हैं कि क्यों ना हम एक साथ रहें, लिव इन रिलेशनशिप में रहें, ताकि एक दूसरे को जाने पहचाने, और आगे हमें शादी भी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम साथ ही रह लेते हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं और एक किराए का घर लेकर के दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अच्छी खासी ठीक ठाक जिंदगी चल रही है, दोनों कमा रहे हैं, वो लड़की जॉब कर रही है, लड़के ने अपना चिकन का काम किया हुआ है। अब कुछ टाइम के लिए नरेश को अपने घर आना पड़ता है, यानी कि वो खूंटी आता है। उसके परिवार वाले बुलाते हैं उसको किसी काम से। नरेश काफी दिन तक खूंटी में रहता है। जब काफी दिन खूंटी में रहता है तो इधर गर्लफ्रेंड भी परेशान होती है, वो फोन करती है कि क्या परेशानी है, क्यों रुके हुए हो। तो नरेश रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर रुकता ही रहता है। इधर नरेश के घर वाले नरेश की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद नरेश की बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन बेटा होने से पहले ही नरेश जो था वापस तमिलनाडु चला जाता है, क्योंकि उधर गर्लफ्रेंड बहुत परेशान थी, फोन कर रही थी। बेटा होने के बाद भी नरेश बताता नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चा भी हो चुका है। दोनों इसी तरह फिर से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन अब बात क्या थी कि जब नरेश अकेला था तो किसी का फोन नहीं था, कोई जान पहचान ऐसी कोई नहीं थी, दोनों साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बीवी घर में आ जाती है तो बीवी जाहिर सी बात है फोन करेगी अपने पति को। जबकि नरेश ने उससे कह रखा था कि मुझे कॉल मत करना ज्यादा, क्योंकि मेरे काम पर असर पड़ेगा, मैं काम में बिजी रहता हूँ, फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब एक लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं और हर तरह का फोन आ रहा है तो लड़की को कुछ ना कुछ डाउट होगा ही होगा। और यही कुछ हुआ नरेश के केस में। एक दिन नरेश की बीवी का कॉल आता है और वो गर्लफ्रेंड देख लेती है कि किसी लेडी की आवाज आ रही है पीछे से। अब वो पूछती है कि आखिर कौन है, क्या माजरा है, तो वो टाल देता है बात को, इधर उधर की बातों से घुमाता है नरेश। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की को शक हो जाता है। जब शक हो जाता है तो वो प्रेशर देती है शादी का। नरेश से अब दबाव डालती है कि मुझसे तुम्हें शादी करनी है। काफी सारे पैसे नरेश ले भी चुका था उस लड़की से अपने काम को बढ़ाने के चक्कर में। यानी जो लड़की थी वो अच्छा खाती कमाती थी, उसके पास अच्छा पैसा भी था, तो नरेश अक्सर उससे पैसे भी लिया करता था। अब लड़की काफी दबाव डालती है, परेशान हो जाती है, शादी के लिए प्रेशर देती है, लेकिन नरेश परेशान रहता है, उसको बता भी नहीं पाता कि ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर वालों ने शादी कर दी है। और इधर लड़की जो है वो भी लगातार शादी को कहती रहती है। अब एक दिन नरेश उसको कहता है कि चलो एक काम करते हैं, झारखंड वापस चलते हैं, अपने घर ले जाकर खूंटी, वहां पर घर वालों से बात करते हैं और वहीं पर शादी भी कर लेंगे। लड़की को लगता है कि ठीक है। 24 नवंबर की ये बात होती है। 24 नवंबर 2024 को दोनों ही झारखंड रांची के लिए निकल जाते हैं। इधर लड़की अपनी माँ को बता देती है कि मैं वापस आ रही हूँ और नरेश के साथ आ रही हूँ, शादी करनी है हम लोगों को। इधर नरेश जब खूंटी पहुंच जाता है, एक जंगल पड़ता है,
तभी उसके पास उसकी वाइफ का फोन आता है। जब वाइफ का फोन आता है तो नरेश छुपा नहीं पाता और नरेश अपनी वाइफ से बात करता है और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाती है। अब दोनों में वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़की को पता चलता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और अब एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। लड़की कहती है कि ठीक है, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन जो पैसे तुमने मुझसे लिए हैं वो तुम्हें मेरे सारे वापस करने होंगे, क्योंकि मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं अब वापस तमिलनाडु भी नहीं जाऊंगी, जॉब भी नहीं करूंगी, मैं यहीं रहकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। तो जो तुमसे ने अब तक पैसे मुझसे लिए थे वो वापस कर दो। अब लड़का पहले तो कुछ देर परेशान हो जाता है, यानी नरेश सकपका जाता है कि आखिर पैसों की बात कहाँ से आ गई, ना वो इसने पैसे दे सकता है उस लड़की को। तभी वो उस लड़की को वहीं छोड़कर और कहता है कि ठीक है, मैं घर से पैसों का अरेंज करके आता हूँ, तुम यहाँ से अपने घर चली जाना और मैं तुम्हारे पैसे देकर अपने घर मैं भी चला जाऊंगा। ये कहकर वो लड़की को वहीं बिठाकर वापस अपने घर जाता है और घर से एक थैले में कुछ सामान लेकर वापस आता है। अब जब वापस आता है तो पहले वो लड़की का गला दबाता है उसके दुपट्टे से। गला दबाने के बाद उसके साथ रेप करता है और फिर जो वो घर से थैला लेकर आया था उसमें कुछ हंसिया, कुछ उसमें कुल्हाड़ी, इस तरह के कुछ चीजें थी जिससे लड़की के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए जाते हैं। और टुकड़े करने के बाद वो वहीं पर जंगल में एक गड्ढा खोदता है। अब क्योंकि जंगल की मिट्टी बहुत नरम होती है तो गड्ढा ज्यादा गहरा खुद नहीं पाता, जितना गड्ढा उससे खोदा गया जल्दीबाजी में इतना जल्दी गड्ढा खोदता है और वो सारे बॉडी के पार्ट्स उस गड्ढे में रखता है और रखने के बाद ऊपर से मिट्टी से दबा देता है। इस घटना को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, जब बॉडी से स्मेल आनी शुरू हो गई थी तभी वो कुत्ते वहां पर पहुंचे और गड्ढा गहरा ना होने के कारण जो कुत्ते थे, जो जंगली कुत्ते थे जंगल के, उन्होंने बॉडी को गड्ढे को खोद कर बॉडी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिससे तभी एक कुत्ते के हाथ में उस बॉडी का जो था हाथ मुंह में आ गया था और वो उसे खींचकर बाहर गांव तक लेकर के आ गया था। जब गांव वालों की नजर उस पर पड़ी तब पूरे केस का खुलासा हुआ। तो एक ऐसा रिश्ता जो ट्रायंगल में था, यानी कि हमेशा एक मोहब्बत का इतना ही दर्दनाक अंत देखने को मिलता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।